सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई बताओ। 4 तारीख से आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 4 तारीख से, 4 मई से। 4 मई से डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ। कैसी चल रही है भाई प्रिपरेशन आपकी। आई होप आपको अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमने टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट PYQs क्वेश्चंस पेपर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है आप सभी को। एंड आपको ये भी बता दिया है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है, यही एग्ज़ाम में आएगा। आपको बताया था ना कि टॉप 20 में से और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में से ही एग्ज़ाम में आएगा। आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था, रील्स के माध्यम से भी बताया था, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था, एंड कुछ मैंने लॉन्ग वीडियोज़ भी अपलोड किया था उसके माध्यम से भी बताया था कि भैया सिर्फ आपको टॉप 20 ध्यान देना है। क्या टॉप 20 क्वेश्चंस आंसर ध्यान देना है। एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, हर एक सब्जेक्ट का 3-3 सेट्स बनाए हैं हम लोग। कितने? हर एक सब्जेक्ट का भैया 3-3 सेट बने हैं। एंड इसी सेट में से हमने बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इसी सेट में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सुटिक्स के हो, कोलोजी के हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हो, फार्माकोगनोसी के हो, हर एक सब्जेक्ट का हमने बनाया है 3-3 सेट बनाया है। तो अब अभी तक अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। अब सिर्फ आप वन शॉर्ट रिवीजन देखिए। क्या देखिए? वन शॉर्ट रिवीजन देखिए। आज के लेक्चर से हम वन शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम फार्माकोलॉजी का वन शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 20 और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करके एक नोट्स बनाए हैं। एंड मोस्ट मतलब उसी को पूरा मिक्स करके, इसको पूरा मिक्स करके टॉप 20 को एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहले हम लोग टॉप 20 को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम मॉडल पेपर को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन बनना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसी में से बनना है। और ये क्वेश्चन हमने कैसे तैयार किया है? प्रीवियस ईयर 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमको लगा कि हाँ भैया इस चैप्टर से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उस चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाया है। तो काफ़ी 2-3 साल के प्रीवियस ईयर बैक ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग अच्छे से एनालाइज किए हैं। ठीक है, अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस में बनाए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। समझ में आ गया? तो भैया अब सिर्फ टाइम बचा है किस चीज़ के लिए? वन शॉर्ट रिवीजन के लिए। किसके लिए? वन शॉर्ट रिवीजन के लिए। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये चीज़ लिखने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा वो इसी से आएगा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए थोड़ा सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में आपको पता है कि भैया सिलेबस में क्या होता है, आपको पता ही है कि कितने चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 10 चैप्टर्स है ना, एक चैप्टर से यहाँ पे है 3 चैप्टर्स। तो भैया कुल मिला के 13 चैप्टर हैं। कितने? 13। तो 13 चैप्टर में से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो ये पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस अगर आप लोग पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप लोग का हो गया कल्याण, हो गया कल्याण भैया। अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ने का सोचेंगे कि हाँ एक टॉपिक ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, हर एक टॉपिक पढ़ लें, तो भैया हो गया कल्याण, नहीं हो पाएगा काम आपका। ठीक है, क्या पढ़ना है भैया? वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। समझ में आ गया? तो वो कैसे मिलेगा आपको? मैं किस लिए हूँ बताओ? हम लोग किस लिए हैं? आपके पास आपको हम देने वाले हैं कि वही जो आएगा एग्ज़ाम में वही हम लोग देने वाले हैं। तो देख लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करके मैंने बनाया है। जैसा कि आपको बताया कि हर एक चैप्टर के सिलेबस को एनालाइज करके ये हम लोग टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ये वन शॉट रिवीजन है, थोड़ा तेज़ी चलेगा। क्यों तेज़ी चलेगा? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट है यहाँ पे, और रिवीजन के टाइम पे हम लोग थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है यार। 4 दिन में एग्ज़ाम है, 4 दिन में नहीं है, आज यार 2-3 तारीख हो गया ना, तो कल परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो यार थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। देखो अगर जो लोग टॉप 20 मॉडल पेपर देखे उनका तो भैया ठीक है, उनका एकदम गुड लक। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं वो सिर्फ वन शॉट रिवीजन देखने आए हैं, तो भैया मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्या गुजारिश करूँगा कि थोड़ा आप टॉप 20 को अच्छे से प्रीवियसली लेक्चर में को देख लीजिए।
जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है या फिर हमारे ऐप पे अवेलेबल है। वन फार्मेसी ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा 1.5 के स्पीड पे, ठीक है, 1.5 के स्पीड पे या फिर 2x के स्पीड पे आप लोग देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को डिफाइन कीजिए एंड उसके स्कोप को एंड उसके इम्पोर्टेंस को, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे फार्माकोलॉजी होता क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग दो लैंग्वेज में दिए हैं, पहला इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश जो बच्चा इंग्लिश में समझ पाए। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग हिंदी है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में समझना चाहें वो हिंदी में समझे, जो इंग्लिश में समझना चाहे वो इंग्लिश में समझे। तो दोनों लोग के लिए हम लोग यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। भैया ये मेडिकल साइंस का ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो कि स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब इसमें ड्रग का स्टडी किया जाता है। साफ साफ लिखा है कि फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है भैया, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का स्टडी किया जाता है। समझ में आ गया। उसके सोर्सेस, मतलब ड्रग्स कैसे बनी है, ड्रग्स क्रूड ड्रग्स से बनी है या फिर केमिकल से बनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने इमेज वगैरह भी लगा के आपको अच्छे समझाया है, ठीक है, कि ड्रग्स कैसे बनी है, उसके सोर्सेस क्या है, उस ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका एक्शंस क्या होगा हमारे बॉडी में, एंड उसका यूजेस क्या है, हम किस लिए खा रहे हैं, एंड उसका साइड इफेक्ट एंड यानी एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे आपके पास है पैरासीटामोल, क्या है, PCM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCM, ठीक है। पैरासीटामोल कैसे बना होता है भैया, कैसे बना होता है पैरासीटामोल, उसका सोर्सेस सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कहाँ, फार्माकोलॉजी में। उसका एक्शंस क्या प्रोवाइड करता है, बुखार ठीक करता है, ठीक है, बुखार ठीक करता है, कहाँ पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसका यूजेस, क्या यूजेस है हमारे बॉडी में, कहाँ पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हमारे बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो पढ़ेंगे हम कहाँ, फार्माकोलॉजी में। समझ में आ गया। तो भैया फार्माकोलॉजी चिकित्सक विज्ञान की शाखा है जिसमें दवाओं के स्रोत, गुण, प्रभाव, उपयोग तथा दुष्प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इतना डीप में और इतना नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अगर अब समझ में नहीं आया तो आई होप आपको समझ में नहीं आ पाएगा फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि यार इतना इजी, इतना तोड़कर डेफिनेशन को प्रोवाइड किया गया है, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आई थिंक आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, क्या स्कोप है भैया, लाइक अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या स्कोप है इसका, ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ ड्रग सोर्सेज, भैया दवाओं के स्रोत का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक। दवाओं के जो स्रोत होता है, जैसे प्लांट से बनता है, जैसे किसी पेड़ के छाल से, ठीक है, किसी पेड़ के पत्ती के जो उसका रस होता है उसको निकाल के ड्रग्स बनता है। एनिमल के चमड़े से, जैसे होता नहीं है, किसी एनिमल के चमड़े से, हड्डी से ड्रग्स बनता है, ठीक है। सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक मतलब केमिकल्स वगैरह, ठीक है, केमिकल वगैरह से बनता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टडी ऑफ ड्रग सोर्सेज, ड्रग के सोर्सेज को पढ़ते हैं, ठीक है, कि ड्रग्स हमारा भैया कैसे बना होता है। समझ में आ गया। सेकेंड थिंग क्या है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के। दवाएं, जैसे आप दवाएं खाते हैं, ठीक है, दवाएं आप खाएंगे, आपके बॉडी में दवा जाएगा, बॉडी में आपके दवा गया, वो कैसे काम करेगा, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। भैया आपके बॉडी में रिसेप्टर लगा रहता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है, एंजाइम को ओपन करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, रिसेप्टर को ओपन करता है। तो ये भैया रिसेप्टर को ओपन ब्लॉक करके जो भी करवाना होता है वो अपना करवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसकी भी स्टडी हम कहाँ करते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्कोप है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग। ड्रग का थेराप्यूटिक यूजेस क्या होता है, जैसे आप PCM खाएं, PCM खाएं, भैया आपका सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, आपको बुखार बहुत तेज़ था, तो बुखार ख़त्म हो गया, गायब हो गया, सर दर्द गायब हो गया। तो भैया जो आपका सर दर्द बुखार जो गायब हुआ है उसी को बोलते हैं थेराप्यूटिक एक्शंस। अपना वो थेराप्यूटिक एक्शन शो किया, आपका बुखार भाग गया, आपका सर दर्द भाग गया। तो भैया दवा अपना एक्शन शो किया, थेराप्यूटिक एक्शन शो किया, आपका जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भाग गया, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया अब उसमें क्या कर सकते हैं यार, आपको इतने अच्छे से इतना नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, इतना आसान तरीके से। चलो 4th पॉइंट, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। भैया एडवर्स इफेक्ट का मतलब दुष्प्रभाव और विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है। दुष्प्रभाव यानी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी जो दवा का विषाक्तता होता है, जहरीलापन होता है, क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है, उसका अध्ययन हम करते हैं कहाँ, फार्माकोलॉजी में। तो ये भी एक स्कोप है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, नई नई ड्रग्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, नई नई ड्रग्स विकसित होती है। क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च और परीक्षण भी होता है। तो ये रहे ओवरऑल 5 से 6 पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप लोग छोड़कर तो मत ही जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 99.99% ये क्वेश्चन चांसेस है कि इस साल आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भैया कि हमारे फार्माकोलॉजी का क्या महत्वपूर्णता है, ठीक है। हेल्प इन रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स, रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होता है बताओ, किसी को पता है? रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होता है भैया? राइट ड्रग्स, राइट पेशेंट, राइट डोज एंड राइट टाइम। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज एंड राइट टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का रेशनल यूजेस, राइट ड्रग दी जाए, राइट पेशेंट को दी जाए, राइट डोज में दी जाए और राइट टाइम में दी जाए, इसी को बोलते हैं रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी है, ठीक है। दवाओं के तर्क संगत उपयोग में सहायता करता है। इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी, सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करता है। क्या? सुरक्षित और प्रभावी उपचार क्या करता है? सुनिश्चित करता है, ठीक है। टेक 1 सेकंड, थोड़ा पानी पी ले। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट, दवा का पारस्परिक क्रिया और दुष्प्रभाव से बचाता है। दवा जो मेडिसिन होता है, जो ड्रग्स होता है, जो इंटरेक्ट कर जाती है हमारे बॉडी में, इंटरेक्शन होता है, उससे ये प्रिवेंट करता है। एंड एडवर्स इफेक्ट यानी उसके साइड इफेक्ट को क्या करता है? बचाता है। इसेंशियल फॉर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट एंड नर्सेज, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इसेंशियल होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्या? ये हमारा फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो महत्वपूर्णता है। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे फार्मासिस्ट, नर्स, डॉक्टर्स के लिए। इम्प्रूव पेशेंट केयर, रोगी देखभाल में भी सुधार करता है। रोगी की देखभाल में भी क्या सुधार करता है भैया? रोगी के देखभाल में भी ये सुधार करता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी को कुछ पता है? नहीं पता है, नहीं पता है। इमेज देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा इमेज देख के कि भैया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, बताओ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है भैया? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? इमेज को देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये जो भैया हैं ये दवाई खा रहे हैं, ठीक है, दवाई खा रहे हैं। कैसे दवाई खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं। तो जो मुंह से खा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ओरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ओरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी दवा जो होता है वो बॉडी के अंदर आप कैसे इनटेक करते हैं, यानी आप अपने बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरियस रूट्स होते हैं, जैसे मुंह से खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, टॉपिकल जो हाथ में क्रीम वगैरह लगाते हैं, या फिर इनहेलेशन जो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं नाक के थ्रू, या फिर मुंह के थ्रू जो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस रूट्स होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्लासिफिकेशंस क्या भैया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आखिर कितने रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिस्टेमिक है एंड लोकल है। क्या है? सिस्टेमिक है और लोकल है। सिस्टेमिक क्या होता है? सिस्टेमिक ये होता है जो आपके वेसल्स में जो ड्रग्स जाती हैं उसको सिस्टेमिक बोलते हैं। जैसे आप मुंह से खाते हैं, मुंह से खाएंगे तो फिर भी वेसल्स में जाएगा, अगर इंजेक्शन लगवाएंगे फिर भी वेसल्स में जाएगा, ठीक है। तो जो आपके अंदर जाता है, अंदर मतलब अंदर इन द सेंस बॉडी के इंटरनल में, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल में जो ड्रग्स दौड़ती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिस्टेमिक बोलते हैं। जैसे भैया, जैसे क्या है? सबसे पहला पॉइंट ओरल है। क्या है? ओरल हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सबलिंगुअल। थर्ड पॉइंट क्या है? रेक्टल, जो एनस के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप तीनों पॉइंट जानते रहिए कि कौन ड्रग्स कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी एंटर किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है।
देखो, ओरल आप मुंह से खाएंगे, सबलिंगुअल आप जिह्वा के नीचे से, ठीक है, जिह्वा के नीचे से आप खाएंगे। रेक्टल से प्रोवाइड किया जाता है, डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर या फिर नर्स के थ्रू क्या किया जाता है, रेक्टल से एंटर किया जाता है हमारे ड्रग्स को। पेरेंटल में देख लेते हैं। देखो, सिस्टेमिक में दो पॉइंट्स होते हैं, एक इंटेरल होता है, एक पेरेंटल होता है। क्या इंटेरल होता है, एक पेरेंटल होता है। इंटेरल में आपके 3 पॉइंट्स है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंटल में भी आपके 3 पॉइंट्स है, इनहेलेशंस जो आप इनहेल करते हैं नाक के थ्रू, और एंड सेकंड क्या है, इंजेक्शंस है जो आप इंजेक्शंस वगैरह लगवाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसडर्मल होता है जो स्किन के थ्रू दिया जाता है, जैसे पैचेस वगैरह लगा के, ठीक है। तो भैया जो स्किन के थ्रू दिया जाता है उसको ट्रांसडर्मल कहा जाता है, ठीक है। जैसे पैच वगैरह लगा के, ठीक है, पैच वगैरह लगाते हैं ना, तो वो ट्रांसडर्मल में आएगा। एंड इंजेक्शंस में आपके इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, तो 2-3 याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लोकल में, जो स्किन टॉपिकल, जो स्किन पे आप अप्लाई करते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल वगैरह। स्किन टॉपिकल हो गया, इंट्रानेजल हो गया, ऑकुलर ड्रॉप्स हो गया जो आँख में आप आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, म्यूकोजल थ्रोट, वेजाइना, माउथ, ईयर के थ्रू जो भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आई ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेडिसिन हैं। इनहेलेशंस जो आप इनहेल करते हैं, ट्रांसडर्मल इनहेलेशंस, ये भी 2 पॉइंट्स इसमें आ गया है लोकल में। आप इसको लोकल में भी आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले ओरल रूट देख लेते हैं, क्या होता है एक्चुअल ओरल रूट। ड्रग इज टेकन बाय माउथ एंड एब्जॉर्ब थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दवा मुंह से दी जाती है, दवा भैया मुंह से दी जाती है। यहाँ पे एक मैडम है, मुंह के द्वारा दवा को खा रही है। और जठरांत मार्ग मतलब GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपके मुंह से लेके स्टमक तक जो पार्ट होता है उसको GIT बोलते हैं, ठीक है। मुंह से लेके जो कैविटी होती है, ओरल कैविटी से, ठीक है, जठरांत मार्ग यानी आपके स्टमक तक जो भी वे होता है उसको क्या बोलते हैं, जठरांत मार्ग होते हैं। उसी से क्या होता है, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होता है, वहीं से दवा को एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज कन्वीनियंट एंड सेफ, आसान और सुरक्षित होता है ना। इसका लाभ है, क्या है, इसका लाभ है। इकोनॉमिकल, कम खर्चीला होता है। आप टैबलेट वगैरह खरीदने जाएंगे, खर्चीला कम रहेगा, सस्ता मिल जाएगा आपको। एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग थेरेपी, लंबे समय तक इसका जो उपचार होता है उसके लिए बेटर होता है। अगर आपको लंबे समय तक कोई भी प्रॉब्लम्स है, लाइक BP का कोई पेशेंट है, अब BP के पेशेंट को हर रोज़ इंजेक्शन थोड़ी लगाएंगे डॉक्टर, वो आपको एक टैबलेट दे देंगे, भैया हर रोज़ सुबह आप खाइएगा, ठीक है। आप 4 महीना 5 महीना कंटिन्यूस 1-2 साल खाइए, कोई दिक्कत नहीं। टैबलेट खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वही इंजेक्शन लगवाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वही बता रहा है कि सुटेबल फॉर लॉन्ग थेरेपी, लंबे समय तक थेरेपी के लिए ये सुटेबल होता है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज, क्या इसका हानि है, क्या है, क्या हानि है। स्लो वनसेट ऑफ एक्शंस, जो एक्शन शो करता है बॉडी में, बहुत स्लो एक्शंस करता है। अगर किसी को उल्टी हो रहा है तो उल्टी का दवा अगर आप खिलाएंगे तो वो साला दवाइयों भी उल्टी कर देगा, ठीक है, दवा भी वो उल्टी कर देगा। और वहीं जगह आप इंजेक्शन लगा देंगे तो बस 1 मिनट में वो तुरंत आपका उल्टी जो हो रहा है वो सही हो जाएगा। तो बता रहा है भैया, वही बता रहा है कि आप जो टैबलेट खाते हैं वो बहुत स्लो काम करता है, अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो वो जल्दी काम करेगा। नॉट सुटेबल इन वोमिटिंग अनकॉन्शियसनेस, अगर किसी को उल्टी आ रहा है, कोई बेहोश पेशेंट है, तो उसको आप टैबलेट नहीं खिला सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जहाँ ड्रग्स के कुछ परसेंटेज, ड्रग्स की कुछ मात्रा रिड्यूस हो जाती है, क्या ख़त्म हो जाती है। जैसे 100 mg का अगर आप ड्रग्स देंगे तो आप जब मुँह से खाएंगे 100 mg, लेकिन आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा कितना, 60 mg, कितना 60 mg ही पहुँचेगा। 40 mg कहाँ चली जाएगी, 40 mg आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, सब लिंगुअल, जो आप जीवा के नीचे जो ड्रग्स रखते हैं, यहीं से क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, यहीं से डिज़ोल्व होकर यहीं से क्या होता है भैया, पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाता है। ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग्स फॉर रैपिड ऑब्जॉर्प्शन, दवा जीभ के नीचे रखी जाती है जिससे तेज़ी से अवशोषण होता है, क्या होता है, जिससे तेज़ी से अवशोषण होता है। एडवांटेज क्या है, रैपिड एक्शन, इसका लाभ क्या है, बहुत जल्दी काम करता है। एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि ये पेट में नहीं आता है, ये आप खाते नहीं है, ये ड्रग्स जो जीवा के नीचे रखा जाता है, ये ड्रग्स आप खाते नहीं है, यहीं पे आप रखेंगे, यहीं से डिजोल्व, गल जाता है। जैसे होता नहीं कि आप कोई चीज़ मुंह में डालते हैं वो गल जाता है, तुरंत गल जाता है, ठीक है। तो वही उसी प्रकार से आप ड्रग्स आप जीवा के नीचे रखेंगे तो वो क्या होगा, वो भैया आपका डिजोल्व होकर तुरंत वहीं से जो वेसल्स होती है, जो वेन होती है, जो नस वगैरह होती है, वहीं के थ्रू क्या होती है, बॉडी में आपके चली जाती है। तेज असर होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, इससे बचाव होता है, ठीक है।
डिसएडवांटेज स्मॉल डोज ओनली, भैया छोटी टैबलेट सिर्फ आप जीभ के नीचे रख पाएंगे, ठीक है। मे कॉज इरिटेशन, जलन भी हो सकती है, कभी कभी यहाँ पे जलन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। समझ में आ गया इतना? चलो आगे चले, इतना समझ में आ गया ना। आगे पेरेंटल है इंजेक्शन, जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक इंट्रावेनस होता है, एक इंट्रामस्कुलर होता है, और सब क्यूटनियस भी होता है। क्या? सब क्यूटनियस भी होता है, ठीक है। तीन टाइप का होता है। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। सुइए जो डॉक्टर चोकते हैं, सुइए चोकते हैं ना, तो वही होता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के थ्रू आपको ड्रग्स दिया जा रहा है। इसका एडवांटेज रैपिड वनसेट ऑफ एक्शंस, इसका एक्शंस बहुत रैपिड होगा, बहुत तेज एक्शंस शो करेगा, ठीक है, बहुत तेज एक्शंस प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? तो भैया जो इसका एक्शंस होगा वो बहुत तेज होगा। सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेहोश होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। अगर दवाई नहीं खा पा रहे हैं टैबलेट, तो उनको सुइया चौक दिया जाता है। एक्यूरेट डोज, इसमें डोज एक्यूरेट दिया जाता है, ठीक है। अगर 4 ml देना है तो 4 ml माप कर, ठीक है, 4 ml माप कर तो उसको डायरेक्ट चौक देंगे, तो एक्यूरेट डोज दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू। तेज प्रभाव, बेहोश रोगी में उपयुक्त एंड सटीक मात्रा इससे दिया जाता है। समझ में आ गया? चलो, इसका डिसएडवांटेज क्या हानि है, मतलब क्या हानि है, इसको देख लेते हैं। पेनफुल मेथड, भैया अगर कोई सुई चोकेगा आपको तो पेनफुल, ऑब्वियसली पेन होगा। रिक्वायर स्ट्राइल टेक्निक, स्ट्राइल टेक्निक यानी आपको सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी, आप ऐसा तो इंजेक्शन दे नहीं सकते हैं, आपको एक स्ट्राइल टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जहाँ पे आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं ना, तो कभी कभी सूजन, स्वेलिंग और बहुत प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह संक्रमण का खतरा हो जाता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये भी आप इसको याद करिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, टॉपिकल, जो आप क्रीम ऑइंटमेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट, ठीक है। टॉपिकल रूट से मेडिसिन को दिया जाता है। ड्रग इज अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल इफेक्ट, दवा त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाई जाती है। दवा त्वचा या फिर श्लेष्मा झिल्ली पर लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, उसका थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे आपको कहीं चोट लग गया, आप मूव रगड़ते हैं ना, मूव रगड़ते हैं, वो मूव क्या होता है, वो आपके स्किन के अंदर जाता है और वहाँ से वो अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है, एंड जो भी आपका पेन वगैरह होता है वो रिड्यूस कर देता है, इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस कर देता है। इसका एडवांटेज लोकल एक्शंस, कहीं लोकली पार्ट में, लोकली बॉडी पार्ट में लग गया, उस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लगाया जाता है। फेवर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, फेवर मतलब दुष्प्रभाव कम होते हैं, क्या? फेवर, सिस्टेमिक साइड इफेक्ट क्या होते हैं, फेवर थोड़ा कम होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शंस, अवशोषित लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि आप इतना सारा निकाले पूरा रख दें तो नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है, आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो लिमिटेड थोड़ा क्वांटिटी में रखेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन हो गएगा। मे कॉज स्किन इरिटेशन, कभी कभी स्किन में जलन भी हो सकती है, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलो आगे फिफ्थ नंबर, इनहेलेशन रूट, आप जो मुंह के थ्रू इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। जैसे अस्थमा में क्या होता है, कोई कोई पेशेंट इनहेलेशन करता है ना, जो ड्रग्स होता है इनहेल के थ्रू लेते हैं। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द लंग्स बाय इनहेलर और नेबुलाइजर्स, ड्रग क्या होता है, एडमिनिस्टर किया जाता है लंग्स में, कहाँ से, इनहेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के थ्रू, इनहेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के द्वारा दिया जाता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। रैपिड एक्शंस, काफ़ी तेज एक्शन शो करता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन लंग्स, डायरेक्टली हमारे लंग्स पे यानी फेफड़े पर इफेक्ट करता है। तेज असर इसका होता है, फेफड़े पर सीधा प्रभाव होता है। डिसएडवांटेज क्या है, यानी हानि क्या होता है, रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस, इसमें एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है। इनकरेक्ट टेक्निक रिड्यूस इफेक्ट, अगर इनकरेक्ट टेक्निक होती है, अगर रहेगी तो भैया इफेक्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा, गलत तकनीक से प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है इनहेलेशन रूट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, इसके फैक्टर, ऐसे कुछ फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, बताओ। तो बायोअवेलेबिलिटी कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाओ, हैंड रेज करो, कमेंट बॉक्स में हैंड रेज करो, ठीक है, हैंड रेज जो थम्स अप वाला होता है ना, वो कमेंट दबाओ, ठीक है। चलो तो बायोअवेलेबिलिटी देख लेते हैं, आखिर बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है एक आदमी, ठीक है, ये एक आदमी है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भैया, अब ये कर रहा है क्या, खा रहा है दवाई, ये टैबलेट खा रहा है, ठीक है, टैबलेट खा रहा है। अब टैबलेट खा रहा है कितने mg का, टैबलेट 100 mg का खा रहा है, 100 mg का टैबलेट खा रहा है। अब बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि 100 mg का टैबलेट तो खा रहा है, लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंच रहा है, आपके बॉडी में काम करने के लिए कितना ड्रग्स पहुंच रहा है। क्या 100 mg अगर आप मुंह से खाएंगे तो 100 mg पूरा तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान आपका जो कहाँ
40% क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है ना कि 40% रिड्यूस हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो उसके कहने का मतलब ये है, बायो अवेलेबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि जो आप ड्रग्स खा रहे हैं उसका कितना परसेंटेज आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। नहीं समझ पाए यार, कैसे आपको मैं समझाऊँ, एक सेकेंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये ड्रग्स खा रहे हैं, ये है 100 mg का। अब ये ड्रग्स आपके मुंह में कितना जा रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना खा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बॉडी में कितना पहुंच रहा है काम करने के लिए, आपके वेन्स में, आपके खून में, आपके नस में कितना परसेंट पहुंच रहा है काम करने के लिए, अपना इफेक्ट शो करने के लिए, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, ड्रग का फ्रैक्शंस कितना एब्जॉर्ब हो रहा है आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस इन अनचेंज्ड फॉर्म। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? चलो, बायोअवेलेबिलिटी वह दर और मात्रा है जिससे दी गई दवा अपरिवर्तित रूप से रक्त परिसंचरण में यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। ये क्या है, ये वेन्स है। क्या है भैया, ये वेन्स है। ठीक है, अब वेन्स में ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स पहुंची है कितना परसेंटेज में, जैसे आप 100 mg खाए हैं, 100 mg खाए हैं, अब 100 mg में कितना आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप जितना ड्रग्स खाएंगे उसका कितना परसेंटेज आपके वेन्स में, नस में पहुंच रहा है भैया, उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? चल, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे ओरल रूट अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके दौरान क्या होता है, जो मेडिसिन का परसेंटेज होता है वो पूरी तरीके से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच नहीं पाता है। तो देख लेते हैं, इंट्रावेनस रूट्स सो 100% बायोअवेलेबिलिटी। जो इंट्रावेनसली जो रूट्स होता है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, लेकिन वही जगह क्या होता है, वाइल्ड ओरल रूट्स में हैव रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी। ओरल रूट्स क्या होता है, उसका बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है ओरल रूट का। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेन फैक्टर्स है। ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, ड्रग मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में। ठीक है, मेटाबोलाइज्ड होता है ना लीवर में, तो वही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वही होता है ना जो मेटाबोलाइज्ड होता है। तो बोल रहा है भैया, ड्रग मेटाबोलाइज्ड लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन सो रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करता है। देख लेते हैं, पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब स्लोली एंड सो लो बायोअवेलेबिलिटी। जो कम घुलनशील दवाएं होती हैं वो धीरे अवशोषित होती हैं। क्या होती हैं, धीरे अवशोषित होती हैं, और उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। समझ में आ गया? चलो, फोर्थ पॉइंट क्या है, पार्टिकल साइज। जो ड्रग का पार्टिकल साइज होता है वो भी अफेक्ट करता है हमारे बायोअवेलेबिलिटी को। स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीज सरफेस एरिया। जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। जिससे क्या होता है, जिससे भैया छोटा कण आकार सतह क्षेत्र बढ़ाता है और अवशोषण को बेहतर करता है। क्या करता है, अवशोषण को बेहतर बनाता है। समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया, छोटा कण आकार सतह क्षेत्र बढ़ाता है, आकार का सतह क्षेत्र बढ़ाता है, और अवशोषण को क्या करता है, बेहतर करता है। डोजेस फॉर्म देख लेते हैं क्या है, फिफ्थ पॉइंट, लिक्विड डोजेस फॉर्म हैव हायर बायोअवेलेबिलिटी। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसका बायोअवेलेबिलिटी हायर होता है, हायर चांस होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी को देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा लिक्विड डोजेस फॉर्म का होता है। यहाँ पे देखो, तरल डोज फॉर्म की बायोअवेलेबिलिटी ठोस डोज फॉर्म से अधिक होती है, ठीक है, चलो सिक्स पॉइंट देख लेते हैं, ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्ट कर देते हैं, कभी कभी प्रतिक्रिया कर लेते हैं। समझ में आ गया? सम ड्रग्स और फूड में डिक्रीज और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे खाना होता है पेट में, उसके साथ जो ड्रग्स होती है वो इंक्रीज कर लेती है एब्जॉर्प्शन, या फिर घटा देती है एब्जॉर्प्शन। कुछ दवाएं भोजन अवशोषण को कम या अधिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे एज हो गया, ठीक है, एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, गैस्ट्रिक पीएच डिजीज कंडीशंस एंड ब्लड फ्लो
अफेक्ट एब्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा एज हो गया, गैस्ट्रिक पीरियड ज़्यादा बढ़ गया, कम हो गया, डिजीज़ कंडीशन है, कोई पेशेंट्स ऑलरेडी है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट्स है, ऑलरेडी क्रोनिक पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भैया एब्जॉर्प्शन अफेक्ट कर देता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो, बताओ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग को भी डिस्कस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फार्माकोकाइनेटिक में आता है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, पीछे पढ़ चुके थे। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई जो प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीशन, यहाँ पे 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो चारों प्रोसेस किस में होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, खैर उसको अभी छोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको क्या होता है। अभी हम देखते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लाइक आपने कोई ड्रग्स खाया, ठीक है, ड्रग्स खाया आपने, तो सबसे पहले क्या होगा उसका, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा भैया, एब्जॉर्प्शन, बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बॉडी में हर एक टिश्यू मसल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वितरण करेगी, बॉडी के हर एक टिश्यू तक वितरण करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भैया मेटाबोलाइज होता है, जो आप ड्रग्स का मेटाबोलाइज तोड़ता है। ठीक है, ड्रग्स का मेटाबोलाइज तोड़ेगा, तोड़ने के बाद क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्शन शो करने के बाद, एक्शन शो डिस्ट्रीब्यूट, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगा। अब जो एक्शन शो करेगा, जो टॉक्सिसिटी होती है उसका मेटाबोलाइज होगा। क्या होगा, उसका मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीशन होगा, यूरिन के माध्यम से ड्रग बाहर निकल जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि भैया जो ज़्यादा मेडिसिन खाता है उसका यूरिन जो होता है, पेशाब होता है, पीलापन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है। क्या होती है, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है। समझ में आ गया, चलो आगे इसको डिफाइन कर देते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ड्रग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से वेरियस टिश्यू, जो हमारे वेरियस टिश्यू होते हैं। ठीक है, वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन होता है, लीवर होता है, तो सभी जगह क्या होता है, सभी जगह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। समझ में आ गया। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा दवा रक्त प्रवाह से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है। ठीक है, ये है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से सभी अंग तक पहुंचेगी। ठीक है, सभी अंग तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जो ब्लड फ्लो होता है टिश्यू तक, वो फैक्टर्स देख लेते हैं। ऑर्गन विथ हाई ब्लड सप्लाई, जो हमारे ऑर्गन होता है विथ हाई ब्लड सप्लाई, अधिक रक्त प्रवाह के साथ क्या होता है, जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, रिसीव ड्रग मोर रैपिडली, जब वो क्या करती है, वो जो ड्रग्स होती है बहुत तेज वो रिसीव करती है, क्या करती है, बहुत जल्दी पहुंचाती है। तो जब बहुत जल्दी पहुंचाएगी तो बहुत जल्दी काम करके ख़त्म कर देगी, तो इससे क्या करता है, इससे अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन इन एक्टिव ओनली फ्री ड्रग्स इज एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दवा प्लाज्मा प्रोटीन से बंधी होती है वह सक्रिय नहीं होती है, केवल मुक्त दवा ही वितरित होकर प्रभाव दिखाती है। जो दवा प्लाज्मा प्रोटीन से बंधी होती है, ठीक है, क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से इनएक्टिव होती है, वो सक्रिय नहीं होती है, ओनली फ्री ड्रग्स इज एक्टिव। ठीक है, जो फ्री ड्रग्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं एंड वही अपना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वही एक्शन शो करती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली। जो हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है, जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अपना एक्शन शो करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइडली, और व्यापक रूप से वितरित होता है। ठीक है, और व्यापक रूप से वितरित होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इजीली देन लार्जर मॉलिक्यूल्स। छोटे जो अणु होते हैं, बड़े जो मॉलिक्यूलर साइज की ड्रग्स होते हैं उसकी तुलना में आसानी से वितरित हो जाते हैं। जो छोटे अणु होते हैं बड़े अणुओं की तुलना में आसानी से वितरित हो जाते हैं। वही बात है, छोटा ड्रग्स जल्दी वितरण डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और जो बड़ा ड्रग होगा वो जब थोड़ा लेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यह भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को। समझ में आ गया।
डिजीज़ कंडीशंस, अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, जैसे कंडीशंस लाइक लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ और इडीमा में अल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करता है, ये भैया ऐसे डिजीज़ हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को बदल सकती है, क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, समझ में आ गया। चलो तो भैया आज के लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस को क्या करें, रिवाइज किए, क्या किए, 5 क्वेश्चंस को रिवाइज किए। एंड आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उसमें भी 5 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो ऐसे करके टॉप 20 को सबसे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर को रिवाइज करेंगे, समझ में आ गया। चलो तो भैया आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। एंड अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वन शॉट रिवीजन देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।